हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पॉलिटी घटना चक्र का फोर्थ पार्ट होगा, जिसमें हम शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, शासन प्रणाली, गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो ये सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, हम ये घटना चक्र में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं नोट्स के रूप में, हम उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजतंत्र। यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजतंत्र के बारे में, तो ये जो राजतंत्र है ना, ये शासन का प्राचीनतम रूप है। मतलब हमारे यहाँ जो हम शासन प्राचीन समय में देखते थे वो कैसा चलता था, राजतंत्र चलता था, जिसमें शासन की शक्ति जो है वो किसमें होती है, जो शासन की शक्ति है एक व्यक्ति में समाहित होती है। शक्तियों का हमको केंद्रीकरण देखने को मिलता है। राजमुकुट धारण करता है जो राजा होता है, वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। मतलब पिता, पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, इस तरीके से आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। अब बात करते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कुलीन तंत्र की, तो कुलीन तंत्र को क्या कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तंत्र के बारे में, शासन तंत्र के बारे में, तो तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र या इंग्लिश में इसे डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर क्या होता है, आसीन होता है। तो हमने देखा कि तानाशाह किसे कहते हैं, जो मतलब ऐसा शासन जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा सब कुछ, मतलब निरंकुश शासन, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपना पद पर आसीन होता है। और किस बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर क्या होता है, आसीन होता है, तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, तानाशाह शासन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं प्रजातंत्र के बारे में। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो है वो कौन सा माना जाता है, प्रजातंत्र माना जाता है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रजातंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता जो है वही अपना लीडर चुनती है, जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख रूप है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व जो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार। हमें पता है कि किसी भी राज्य के महत्वपूर्ण तत्व, कोई भी राज्य कब बनता है, जब उस राज्य के पास क्या होती है, संप्रभुता होती है, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण तरीके से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसी चीज़ को हम संप्रभुता कहते हैं। तो कोई भी राज्य तब होगा जब उसमें संप्रभुता होगी, जब उसमें रहने के लिए जनसंख्या होगी, उसका एक भूभाग होगा तथा सरकार और सत्ता उस राज्य को नियंत्रित करेगी, चलाएगी। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व जो है, जो किसी भी हाल में तत्व नहीं हटना चाहिए, वो कौन सा है, संप्रभुता है, कि उसके पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने निर्णय ले सके। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। मतलब हमारे यहाँ कैसा शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, जनता शासन चलता है हमारे यहाँ। तो अगर हम बात करें तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो हमारी शासन व्यवस्था का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली को कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि संसद जो है वही विधि निर्माण की क्या है, सर्वोच्च संस्था होती है। एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। तो अगर हम बात करें तो कार्यपालिका जो है अपने समस्त कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो संसद के प्रति जवाबदेही होती है।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास पर प्राप्ति तक क्या होता है, रहता है। तो शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व जो है वो विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में क्या किया गया है, संवैधानिक रूप से बांटा गया है। तो यहाँ सत्ता को केंद्र और राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक और राजनैतिक जो अगर हम बात करें तो व्यवस्था जो है विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन, अभी ये तो चीज़ें हमने पढ़ी किसके बारे में, हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसमें हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ हमने देखा था जो संसदीय शासन प्रणाली है उसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता जो है वो कैसी होती है, केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वो कौन है, जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो लीडर चुने जाते हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र में, इन्हें जनता का क्या कहा जाता है, सेवक कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्ति संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्टतः क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। और जब संघ और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा गया है, परिसंघीय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य और केंद्र की शक्तियों का स्पष्टतः हमको बंटवारा देखने को मिलता है। हमने पढ़ा है अनुसूची 7 में, वहां पे राज्य सूची के विषय अलग हैं, केंद्र सूची के विषय अलग हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद को क्या कहा जाता है, संसद की जननी। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि ब्रिटेन में जो है वो लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण, तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एकात्मक जो शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, जैसे हमने एकात्मक प्रणाली में क्या लिया, हमने राज्यपाल का पद लिया है। तो ये एकात्मक प्रणाली का क्या है, प्रमुख लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। हमने देखा है कि अगर कभी भी आपातकाल लगता है पूरी शक्तियां अब स्वतः ही केंद्र के हाथों में चली जाती हैं, तो ये भी तो एकात्मकता को दर्शाता है। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व क्या है, शामिल है। तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी किसको दर्शाता है, तो ये एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण को दर्शाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका बस यही मतलब है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के जो सर्वोच्च पद पर बैठते हैं वो कौन है, राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केवल एकात्मक व्यवस्था ही देखी जाती है, परंतु हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्थाओं को भी देखा जाता है। परंतु भारतीय संविधान जो है वो मूलतः क्या है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान क्या है, ये चीज़ तो है कि भारतीय संविधान में दोनों गुण पाए जाते हैं, संघात्मक भी एकात्मक भी। लेकिन अगर परंतु भारतीय संविधान मूलतः कैसा है, तो मूलतः अगर हम बात करें तो संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। किसने अर्ध संघात्मक कहा है, तो केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को, हमें ये याद रखना है क्योंकि ये कथन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। तो जो हमारा संविधान है ना ही बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा क्या है, लचीला है।
यह कथन केसी वियर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। मतलब हमारे यहाँ ना एकदम संघात्मकता को भी नहीं लिया गया है कि मतलब एकदम पूरा संघात्मक ही ले लिया गया हो, ना ही एकदम से क्या लिया गया है, एकात्मक के गुण लिए गए हैं। दोनों का हमारे भारत के संविधान में एक मिला जुला सा क्या मिलता है, सम्मिश्रण मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो अगर हम प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो कौन सा राज्य है जो शब्द को सर्वोत्तम रूप से राज्य शब्द को परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो हमने पढ़ा था कि राज्य के प्रमुख तत्व क्या थे? संप्रभुता था, उसमें रहने वाली जनसंख्या थी, और क्या था? भू क्षेत्र था, और उसको चलाने के लिए एक सरकार। ये 4 तत्व हमने राज्य के बारे में पढ़े थे। बस हमको वही चीज़ें देखनी है। तो हमने पहला ऑप्शन देखा। दूसरा ऑप्शन है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपना जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। इसके बाद अगर हम सी ऑप्शन देखें, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ आए हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इतनी जटिल परिभाषाएं राज्य की नहीं है, सीधी सी चीज है। अगर हम देखें कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में, तो अगर हम देखें तो मतलब यहाँ व्यक्तियों का एक समुदाय मतलब जनसंख्या, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के मतलब संप्रभुता, एक निश्चित भूभाग हमने देखा ही था, भूभाग में निवास करता है और जिसकी एक संगठित क्या है, सरकार है। हमने चारों तत्व देख लिए। तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, ये प्रश्न 1 का सही उत्तर है। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकारों तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं जो वो व्यक्ति या जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं संप्रभुता। यही जो है, ये 4 जो हैं वो राज्य के क्या है, मूल तत्व हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, हमने पढ़ा है अभी नोट्स में, और इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया हुआ कथन बिल्कुल क्या है, राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो हम देखिए ध्वज है, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता। हमने पढ़ा है 4 तत्वों में कौन सा है जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो है संप्रभुता। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो अगर हम भारत की संप्रभुता की बात कर रहे हैं तो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो नीचे दिए हुए कूटों का हमको सही प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो हमें पता है कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का क्या है, सदस्य है। तो ये तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? नहीं, ये तो गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं। ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। और जो ये राष्ट्रमंडल है ये वास्तव में कोई संवैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर क्या है, आधारित संगठन है। अगर कोई चाहे तो वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्या कर सकता है, त्याग भी सकता है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो अभी देखा हमने, तो जो हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है, यहाँ पे शासन प्रणाली के बारे में पूछा गया कि किस तरीके का, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या संसदीय शासन प्रणाली है। तो हमारे यहाँ संसदात्मक जो है शासन प्रणाली की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये हमने देखा
कहाँ? संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत है। इसके बाद कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, तो ये भी गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। विधायिका मतलब संसद, संसद जो कार्यपालिका है वो किस पर जवाबदेही होती है, मतलब वो कोई भी एक्शन कर रही है उसको संसद के प्रति क्या है, वो जवाबदेही है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वही होती है जिसे इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वही होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन होती है? संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि जो सरकार है वो संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा क्या की जा सकती है? हटाई भी जा सकती है। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो अगर मंत्रिपरिषद से संबंधित है तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका का मतलब संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो हमें पता है कि कहाँ शुरुआत की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। और यही एक वजह है कि इसे क्या कहा जाता है? संसदीय प्रणाली की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश के पहले हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली किस में मेन अंतर क्या है? तो अगर हम देखें तो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों में ही है। भारत संसदीय प्रणाली में और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका मौजूद है। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली दोनों ही अगर हम देखें भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी है। द्विसदनीय विधायिका ये भी। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली में तो है लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है। तो हम बात करें तो ये जो ऑप्शन डी है वो क्या है? ये अलग देखने को मिलता है हमको भारतीय संसदीय प्रणाली में और कहाँ पे? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में क्या है? लागू है। अगला प्रश्न देखें तो है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस तरीके से अलग है? तो देखते हैं। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है वो क्या है? परिसीमित है। बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है? लिखित संविधान नहीं है और वहां पर संसद को ही सब कुछ माना जाता है। संसद अपने आप में कोई भी डिसीजन ले ले वो एकदम से क्या है? किसी भी प्रकार का सर्वोपरि है, संप्रभु है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वो क्या है? परिसीमित है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखें। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं उसकी व्याख्या के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम इसका अगर बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
तो अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो वहाँ पे संसदीय संप्रभु है वो अपने डिसीजंस जो हैं वो पूरी तरीके से ले सकते हैं, और तथा वहाँ की संसद सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा क्या है, परिसीमित है, मतलब सीमित है, ऐसा नहीं है, थोड़ा अंकुश भी लगाया गया है। केशवानंद भारतीवाद में अगर हम बात करें तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान का मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है क्योंकि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन के संवैधानिकता से संबंधित मामले जो हैं वो उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को क्या किए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। अनुच्छेद 143 के खंड 3 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इससे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया है। तो इसे ही संविधान पीठ के रूप में क्या किया गया है, अभिहित किया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ ये चीज़ अर्थ ये निकलता है कि अगर कोई भी निर्णय लिया गया है संसद के द्वारा और उसमें सारवान प्रश्न, मतलब उसमें कोई भी चीज़ है जिसका अभिलेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना है, तो उसका क्या किया जा सकता है, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जा सकता है उस निर्णय को। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन सी भारतीय, हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार मतलब राज्य सरकार अलग के पास शक्ति है और केंद्र सरकार की अलग। और इसके बाद अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, तो हमारे यहाँ ये जो अध्यक्षात्मक सरकार ये जो है नहीं है विशेषता। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है कि रियल पावर जो है वो किसके हाथों में एग्जिस्ट करती है, वो प्रेसिडेंट के हाथों में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में तो हमारे यहाँ कौन सी सरकार है, तो हमारे यहाँ संसदीय पद्धति की क्या है, सरकार है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, कि राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। मुझे लगा यहाँ पे सही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए तो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, इसलिए अगर हम देखें तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार जो है वो सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को भी क्या किया गया है, अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के खंड 3 में संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। तो संसदीय कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो हमें पता है कि संसदीय स्वरूप का जो प्रमुख लक्षण है ना, वो यही है कि कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है।
तो अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक भी वो अपने पद पर बने रहते हैं। हमने देखा है कि कोई भी मंत्री है वो जो मंत्रिपरिषद होती है वो जो है वो किस पर संसद के प्रति क्या रहती है या लोकसभा के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। तो जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जरूरी नहीं है। तो ये राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। जब केंद्र का मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के क्या कहलाते हैं, अध्यक्ष कहलाते हैं। मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। तो अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन क्या, सही उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 2। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लें। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। तो कोई भी मंत्री अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के खंड 3 इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि ये जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 75 3 खंड में कही गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। और भारत में जो राज्य का अध्यक्ष, राज्य मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। जबकि मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम ये देखें तो हमें पता है कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति, विधायिका और न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग बॉडीज हैं। विधायिका कार्यपालिका उल्टा दिया हुआ है, बल्कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, नहीं, दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं और दोनों की जवाबदेही जो है, सॉरी, जो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति क्या है, जवाबदेह है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है या तो इसमें देखें तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ई ऑप्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। मतलब न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो अतः विकल्प ई जो है वो क्या है, सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो हमें वो कथन चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को, मतलब संसदीय सरकार प्रणाली के सिद्धांत को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो अगर हम देखें, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। सेकेंड ऑप्शन देखें, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी ऑप्शन अगर हम देखें, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने की एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण जो है वो ह्रासोन्मुख दशा में है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, जो संसदीय शासन प्रणाली को दर्शा रही है। हमने क्या देखा यहाँ पे, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सरकार का जो उत्तरदायी है वो किसके प्रति है, जनता के प्रति है, और उसी के लिए एक संसदीय लोकतंत्र की एक क्या है, ये संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमें देखने को मिलता है कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है।
इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में या अध्यक्षात्मक प्रणाली में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। अभी हमने नोट्स जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था। तो जो राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली में पूरी कार्यपालिका की शक्ति किस पर निहित होती है? राष्ट्रपति में। वहीं अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति विधायिका में क्या होती है? निहित होती है। इसके बाद हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, हाँ बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो अगर हम बात करें तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सरकार जो है वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो अगर हम इसका सही ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 3 होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में क्या करती है? विभाजित किया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन रहा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत का एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है? सही है। कि अगर हम देखें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। जो हम हैं, हम ही जो लोग हैं वही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रभु सत्ता संपन्न मतलब हम अपने डिसीजंस खुद ही ले सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज है, हाँ बिल्कुल है। और एक कल्याणकारी राज्य है, हाँ कल्याणकारी सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अब हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निदेशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो कौन सी व्यवस्था है जो या कौन सी विशेषता है जो भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार, सत्तावादी सरकार। तो ये जो डी ऑप्शन है ये जो है वो भारतीय राजतंत्र या भारतीय तंत्र की जो है ये विशेषता नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का क्या करती है? गठन करती है। यह यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी चल रही है या उसी सत्ता का क्या चल रहा है, निरंतर उसी सत्ता की सरकार बनी हुई है। हमारे यहाँ कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है, ना कि सत्तावादी सरकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसको प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होगा? तो उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं वो भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। तो मतलब कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्ति है, नियम कानून बनाने की, प्रशासनिक शक्ति और आर्थिक शक्तियों का विभाजन कहाँ किया देखने को मिलता है हमें? तो हमें भारतीय संविधान में मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? तो किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार अगर हम बात कर रहे हैं, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिनके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से क्या हो? परिबद्ध हो। तो कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में जो चीजें नहीं है वो चीजों को ना करे, तो जो संविधान की सीमाओं से क्या हो? परिबद्ध हो, उसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक सरकार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकार का स्रोत जो होता है वो कौन होता है? संविधान होता है। उन्हें जो शक्ति मिलती है, भारत सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो शक्तियां मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, या उन्हें प्राधिकार को जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो उन्हें संविधान से मिलता है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो कथन दिया हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो रीजन दिया हुआ है भारत का अपना एक क्या है? संविधान है।
तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही कथन तो बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर रीज़न की बात करें तो भारत का एक अपना क्या है, संविधान है। तो ये जो ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या जो है वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ भारत के लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, स्वयं चुनते हैं। ऑप्शन दोनों सही है, बट रीज़न जो है, ये कथन का जो रीज़न दिया गया है, कारण दिया गया है, वो सही व्याख्या नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन और कथन दोनों सही है, किंतु जो रीजन है वो असर्शन का सही जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जवाबदेही बहुत जरूरी है। सुशासन की क्या है, विशेषता है। पारदर्शिता भी सुशासन की व्यवस्था है। कानून का नियम ये भी है, लेकिन लाल फीताशाही जो है वो सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की क्या है, विशेषताएं हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है? तो किसी भी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का क्या करना, प्रबंध करना। अगर हम इसके ऑप्शन को देखें, इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, तो कल्याणकारी राज्य नागरिक के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़े वर्गों में पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिकों समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केंद्र के वंचित वर्ग ही है, मतलब केंद्र के जो ये कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। तो कल्याणकारी जो शब्द है, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका संबंध किनसे है? तो कमजोर वर्ग लोगों से है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो राज्य हर जगह है, इसका मतलब है कल्याणकारी राज्य। अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। तो यही चीज है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य, लेकिन ये जो साम्यवादी राज्य है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों के आत्मसात किया गया है, आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं दिया जाता। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मिलता है, लेकिन अगर आप साम्यवाद की बात करेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए वही एक भाग है जो हमारे भारतीय संविधान में परिलक्षित नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इन चारों ऑप्शंस में हमें पता है कि कौन सा सही है। तो भारत में एक क्या है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, कई बारी पढ़ लिया है हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने कई बारी पढ़ लिया, बट एक बार देख लेते हैं कि भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो भारत में अगर हम राजनीतिक सत्ता के बारे में बात करें तो प्रमुख कौन होता है? तो जनता जो है वो राजनीतिक सत्ता का क्या कहलाती है? प्रमुख कहलाती है। तो हम देखें, अगर इसका
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो देश की क्या है, जनता है। क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जो है वो किसमें निहित होती है, जनता में। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर क्या है, सेवक है। तो जो जनता के प्रतिनिधि, जो जनता अपना लीडर नेता चुनती है, वो एक्चुअल में जनता के क्या होते हैं, जनता के सेवक कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व, तो संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जो इसमें राष्ट्रपति, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है वो पूरी तरीके से किस पर निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निहित होती है। और यहाँ पर हमको शक्तियों का मोस्टली क्या दिखता है, केंद्रीकरण दिखता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एकल कार्यपालिका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है जो है वो एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता जो होती है वो हमको कैसे दिखती है, केंद्रीकृत दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। कार्यकारिणी का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, हाँ। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें ये सारी जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो क्या है, सही है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अतः उपयुक्त तीनों ही विकल्प क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अगर हम बात करें तो हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पहला जो हम उदय देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, या प्रमुख कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से क्या होती है, अलग होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, विधायिका के लोग ही जो होते हैं वो विधायिका ही कार्यपालिका के सदस्यों को चुनती है, विधायिका से ही कार्यपालिका के लोग आते हैं चुनकर। लेकिन यहाँ पर अलग होता है, यहाँ पर कार्यपालिका का विधायिका से कोई लेना देना नहीं, एकदम अलग बॉडी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो हमें पता है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र का तो सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान लिखित है, प्रजातंत्र से कोई संबंध नहीं है, इसका मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं। राज्य की नीति निर्देशकता तो प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रजातंत्र का सीधा लेना देना किससे है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव के माध्यम से सत्तारूढ़, मतलब जो सत्ता पर है, उसको सरकार को पराजित कर हटा देती है। तो ये ऑप्शन सी का हमने क्या देखा, सॉरी क्वेश्चन जो था हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। तो लोकतंत्र क्रियाशील किसको बनाता है, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुना गया अपना एक प्रतिनिधि। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ बात हो रही है जनता के बारे में। तो साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ये क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। तो अगर हम देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वो साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। यह एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं।
तो ये हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं कि गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र मतलब सिस्टम। तो जनता का सिस्टम मतलब यहाँ पे गणतंत्र इसलिए कि जो राष्ट्रपति है वो जो है वो निर्वाचित होता है, तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन उसे चुनते कौन है? जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही आगे चलकर चुनते हैं। तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत क्या है? गणतंत्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो हमने अभी पढ़ा गणतंत्र का सीधा से मतलब हम लेके चलते हैं राष्ट्रपति से, और जो राज्य का अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। तो जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, इसीलिए हमारा भारत क्या है? गणतंत्र राज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? हमने एकदम से पढ़ा था कि परिसंघीय है, इसका कहाँ से लेना देना है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, और इसी से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है? परिसंघीय है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक। ये संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो हम उसे क्या कहते हैं? संघीय राज्य कहते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच हमको शक्तियों का क्या देखने के लिए मिलता है? वितरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान हमने नोट्स में पढ़ा था कि ना ही बहुत ज्यादा कठोर और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें कि इसका मतलब क्या है, ना ही बहुत ज्यादा कठोर ना ही बहुत लचीला, तो भारतीय संविधान को कठोर और नम्य मतलब लचीले का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के साथ संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुछ जो प्रावधान है, कुछ अगर हम बात करें संसद के द्वारा कुछ उपबंधों को क्या किया जाता है? साधारण बहुमत से भी पारित कर दिया जाता है, और लेकिन तो हम कह सकते हैं कि लचीला है। लेकिन कुछ अगर हम उपबंधों की बात करें तो उसमें हमको विशेष बहुमत की क्या चाहिए होती है? आवश्यकता होती है संसद को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी नियम को एकदम आसानी से क्या कर देना? बदल देना तो या बना देना। तो हम कह सकते हैं कि लचीला भी है और क्या है? कठोर भी है। दोनों का ही हमको मिश्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो अगर हम बात करें तो हमने पहले भी देख लिया था ये चीज को, न्यायिक समीक्षा। ये हमने पहले भी प्रश्न किया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये भारत की संसदीय शासन प्रणाली में तो देखने को मिलता है, बट हमें ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में हमको ये देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम भारत का संविधान देखते हैं, राज्यों का और केंद्र की शक्ति क्या है? बंटवारा किया गया, तो संघीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है। कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। हाँ, ये भी कारण जो है वो सही है कि हमारे यहाँ जो केंद्र है वो बहुत शक्तिशाली है। हमने देखा है कि आपातकाल के समय खुद स्वतः पूरी शक्तियां जो है वो किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र के हाथ में आ जाती है। लेकिन क्या कारण सही है? कथन और कारण जो अपने स्टेटमेंट दिए गए हैं वो अपने आप में पूर्णतः सही हैं, लेकिन जो रीजन है, जो कारण दिया गया है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि ये पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की क्या करते हैं? रचना करते हैं। अतः ए और आर, कथन और रीजन दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और रीजन में ही, कथन और कारण में ही, कथन में है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो अगर हम बात करें, कथन दिया हुआ है भारत में संघवादिता जो है वो व्यवहारिक नहीं है, मतलब हमको हाँ सही बात है कि राज्य और केंद्र में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, लेकिन पूर्णतः शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। अगर हम दूसरे देशों के अगर हम तुलना करते हैं, हमने देखा हमारे यहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन अगर सच में अगर संघवादिता होता, व्यवहारिक रूप से होता, एकदम से होता, तो हम क्या होता है? राज्य की अलग जो नागरिकता होती, केंद्र की अलग नागरिकता होती। राज्यपाल का पद बनाया गया है ना, तो वो जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट होता है। तो इस तरीके से जो संघवादिता है वो व्यवहारिक नहीं है, जिस तरीके से ट्रू एक संघवाद होना चाहिए था वो नहीं है। तो कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कारण दिया गया है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है? ये तो गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, हमें फिर भी
एक ट्रू या पूरा संघात्मक ढांचा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए अर्ध संघात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य और केंद्र की शक्तियों को बांटा गया है, तो एक संघीय राज्य है। यहाँ पे पूरी तरीके से क्या दे दिया गया है कि संघीय राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तो हम यहाँ कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। इसके बाद यहाँ पे शुरू में ही ये बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हैं जो यह दर्शाती हैं कि उसका स्वरूप क्या है, संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सेकंड ऑप्शन है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। तीसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। और चौथा है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो हमें बताना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वो क्या है, संघीय है। तो हम जानते हैं कि संघीय का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन। तो अगर हम बात करें तो ये संघीय जो विशेषता है वो कौन सा पॉइंट दर्शा रहा है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित है। हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र किया गया है कि केंद्र के द्वारा कभी भी ऐसा ना हो कि केंद्र कोई भी निर्णय बना ले, और केंद्र की निर्णय को मतलब ताकि न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है कि कभी भी केंद्र ऐसा ना हो कि अपनी संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में लेने के लिए कोई योजना बनाए। इसके लिए न्यायपालिका को क्या किया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये किसका स्वरूप है, तो ये संघीय स्वरूप है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान। तो अगर हम बात करें संघीय लक्षणों के बारे में तो लिखित और कठोर संविधान किसका लक्षण है, संघीय लक्षण का। संविधान सर्वोच्चता संघीय लक्षण है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण जो है वो संघीय लक्षण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद, ये दोनों ही किसके लक्षण है, संसदीय लक्षण है। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को ही क्या करता है, दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। तो ये चीज हमने देखी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो हम अगर बात करें संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, तो ये देखिए, एक हरी नागरिकता जो है वो संघीय लक्षण है। संघीय का मतलब क्या है, राज्य और केंद्र, तो प्रॉपर्ली बराबर क्या, तो ये जो एक हरी नागरिकता है ये संघीय लक्षण नहीं है, ये एकात्मक लक्षण है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है, हमने एकात्मक तत्व भी पढ़ लिए हैं, संघात्मक तत्व भी पढ़ लिए हैं। तो अगर हम देखें एकात्मक तत्व के बारे में, तो लिखित संविधान ये संघात्मक तत्व है। कठोर संविधान ये भी अभी हमने पढ़ा है, संघात्मक है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी क्या है, संघात्मक है। राज्यपाल की नियुक्ति ये क्या है, एकात्मक है, क्योंकि केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल, तो वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है कहाँ पे, राज्यों में। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये हमें एकात्मक में नहीं दिखता। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये भी हमको क्या दिखाती है, एकात्मक, क्योंकि पूरी शक्ति किसके अधीन है, केंद्र के अधीन। तो राज्य विधेयकों पर राज्य के विधेयक है पर उसमें किसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये क्या दिखा रही है, एकात्मक स्वरूप दिखा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें संवैधानिक संकट, ये और इसके बाद संवैधानिक संकट मतलब अगर राष्ट्र आपातकाल आ गया है कोई भी, तो उसमें पूरी शक्ति किसके अधीन चली जाती है, किसके पास चली जाती है, तो वो किसके पास चली जाती है, पूरी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। तो ये और एक सर्वोच्च न्यायालय, ये संघीय प्रणाली का क्या है, स्वरूप है। तो हमने ये तीन ऑप्शन देखे हैं, 4, 6 और 7 जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ए, बी, और इसके बाद हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्शन। तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ये 4, 6 एंड 7। तो ये डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका अगर हम उत्तर एक्सप्लेनेशन देखें तो विकल्प डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लेखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में के एकात्मक तत्व हैं। क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 पर उल्लेखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, मतलब संघीय व्यवस्था के। क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित तत्व को यदि शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उत्पन्न राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध संवर्ती सूची और उसमें प्रकटित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति, राज्यों का नाम और भूगोल बदलने की संसद की शक्ति, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्य की
अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने वाले राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से क्या है, सुभिन्न हो जाता है। तो हमने ये जितनी भी चीजें देखी हैं वो किसके बारे में देखी हैं, तो हमने वो एकात्मक तत्व के बारे में देखा है, एकात्मक तत्व देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। हमने कई बार एकात्मक तत्व पढ़ लिया, अब तो हमें इससे गलत होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हमें पता है शक्तियों का बंटवारा होगा तो एकात्मक तत्व कहाँ रह जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा राज्यों में हो रही है, वो क्या है, एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी क्या है, एकात्मक तत्व है। न्यायिक पुनर्वलोकन, तो ये किसका, ये एकात्मक तत्व नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी क्या है, एकात्मक तत्व है कि केंद्र के द्वारा सेवाएं नियुक्त की जा रही है और राज्यों में वो जा रहे हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वो संघीय राज्य सरकार के अधीन आती है, संघीय स्वरूप है। तो इसके बाद अगर हम देखें, हमने कौन कौन से ऑप्शन देखे हैं, चूज किए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो अगर हम चले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी ऊपर ही देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो किसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा है संघीय व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की क्या करता है, प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल सही है। हमें देखा है कि संघीय व्यवस्था के साथ साथ हमें भारत के संविधान में क्या दिखता है, एकात्मक झुकाव भी दिखता है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। तो दोनों संघ और जो राज्य की विधायिकाएं हैं वो प्रभुता संपन्न है, अपने डिसीजंस खुद ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। चौथा ऑप्शन देखें, विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो विधायिकी वित्तीय और न्यायिक शक्तियां हैं संघ और उसकी इकाइयों के बीच मध्य जो है वो विभाजित नहीं की गई हैं। सबका अपना अपना क्या है, राज्य का अपना रोल होता है और केंद्र का क्या है, अपना रोल। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कूट, अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की क्या की गई है, प्रस्तावना की गई है। तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा और वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ और राज्यों के मध्य हमको विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें, कथन और कारण में भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। परोक्षतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें तो इसी वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से परोक्षतः निर्वाचित होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है, और कारण इसकी सही व्याख्या भी क्या करता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन देखें, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल सही। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन, ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही स्पष्टीकरण है ए का। तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अभी हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रखते कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिक में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, ये संयुक्त रूप से दोनों ही आंसर स्पीसीज के द्वारा सही माने गए। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण विविधता
विविधताओं के समंजन में इसे एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कथन और कारण दोनों ही पूरी तरीके से क्या हैं, सही हैं। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जिसमें कथन और कारण दोनों अपने आप में सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकताओं को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व जो हैं वो समाहित हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कथन देखें, कथन बिल्कुल अपने आप में सही है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कारण के बारे में तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के भी क्या तत्व सम्मिलित है। तो दोनों ही चीजें क्या है, सही है अपने आप में। कथन जो और कारण दोनों ही क्या है, सही है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ए और आर दोनों सही हैं तथा जो रीजन है, कारण है, वो कथन की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप से आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर और परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की क्या करता है, पुष्टि करता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद क्योंकि ये वर्ग जो है अपने आप में बहुत बड़ा वर्ग है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये जो लोकतंत्र है भारत में, ये लोकतंत्र क्या चाहता है, लोकतंत्र भारत में जो संविधान है वो ये चाहता है कि इन वर्गों की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए, इन वर्गों को समान रूप से क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये ऑप्शन और कथन और जो कारण है ये दोनों ही क्या है, एक मान्य स्पष्टीकरण दर्शाते हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। तो लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश को शासन से संबंधित है। संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, अपने आप में सही है। और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये अपने आप में इसमें आप कोई एक चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तीसरा है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो हम इसमें कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सेकंड ऑप्शन है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एकात्मक जो सांचा है या एकात्मक ढांचा वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। तो मतलब एकात्मक प्रणाली ज्यादा देखने को मिलती है और मूल रूप से जो है वो कैसा संविधान है, संघीय संविधान। ऐसा मानना क्या है, ज्यादा उचित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ और राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, बिल्कुल किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का क्या है? परिणाम है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है? गलत है कि ये सहमति का क्या है? परिणाम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में क्या क्या चीजें दी गई हैं? तो लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, अमेरिकी संघवाद की क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर हम बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण देखें, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का क्या है? अधिकार है। तो अर्ध संघात्मक कहा जाता है, लेकिन इसका क्या कारण बिल्कुल सही है। कथन और कारण जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन क्या रीजन सही है? रीजन अपने आप में सही नहीं है। एक संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कि इसका आंसर ये जो कारण है वो सही नहीं है। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका किसी भी रूप से संघात्मक से लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसके ऑप्शन में चलें तो ऑप्शन जो होगा ये ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसमें परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने से इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 43, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण बिल्कुल सही है, कथन जो है सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, दोनों का क्या है? मिश्रण है, तो इसीलिए संघात्मक और ये कहा जाता है। तो जो ये ऑप्शन क्या है? बी जो है ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करें कि अर्ध संघात्मक का मतलब क्या होता है। कि अर्ध संघात्मक का मतलब है कि मतलब थोड़े लक्षण जो एकात्मक है और थोड़े संघीय लक्षण है। तो ना ही पूरी तरीके से संघात्मक है और ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है, ये दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। तो ये कथन भी सही है और इसका पूरी तरीके से कारण भी क्या है? सही है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी लिखा है मैंने ए, इसमें सही व्याख्या क्या करता है? करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में ये संघीय है। देखने में ऐसा लगता है संघीय है क्योंकि राज्य सरकार अपना अलग काम कर रही है, केंद्र सरकार अलग, लेकिन अगर भावना में देखा जाए तो भावना में कैसा है? ये एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान जो है वो कैसा है? केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जी ऑस्टिन के अनुसार तो भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक है? जस्ट अभी ऊपर पढ़ा हमने, केसी वियर ने कहा था कि भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कारण है? तो अभी भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसने अर्ध संघात्मक कहा था? केसी वियर ने कहा था। और क्या कहा था उन्होंने? कि भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य, मतलब कठोर और लचीले का क्या है? मिश्रण है, अच्छा फ्लेक्सिबल है। तो ये किसने कहा था? केसी वीआर ने कहा था। एक्सप्लेनेशन एक बारी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वीआर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कथन किसका था? तो ये कथन जो था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था कि जो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, मतलब एकदम से संघात्मक प्रणाली को ही हमने नहीं अपना लिया है। हमने कुछ संघात्मक, जिस तरीके से कठोर प्रणाली है उसको नहीं लिया है, हमने कुछ संघात्मक तत्व लिए हैं और कुछ एकात्मक तत्व लिए हैं। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया था तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने क्या किया है? अस्वीकार किया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन देखें, हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट बताते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मैरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को क्या किया है? स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखें, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? विधि और स्वाधीनता के बीच संबंध को। तो यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेकंड है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तीसरा, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। चौथा है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए क्या है? खतरा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगर कोई विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगर हम विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध देखें इन चारों ऑप्शन में तो बी है, क्योंकि अगर अगर कोई भी अगर स्वतंत्रता को अगर कोई स्वतंत्रता की जो सबसे अच्छी रूप में रक्षा की जा सकती है वो किसके द्वारा की जा सकती है? विधि के द्वारा ही की जा सकती है। तो अगर ऐसा, और ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं होता कि अगर विधि नहीं रहेगी तभी आपकी स्वतंत्रता रहेगी। स्वतंत्रता का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। स्वतंत्रता जो है उसकी रक्षा के लिए विधि जो है वो अनिवार्य होती है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की क्या करता है? रक्षा करता है। वे कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रवर्तित किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन सा चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का जो समर्थक है वो कौन है? हेनरी फेयोल है। इनके बारे में अगर पढ़ें, प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का क्या किया है? समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अभी तो केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। तो अगर हमारी सभ्यता विफल हो जाती है तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा कहा गया कथन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डब्ल्यू.बी. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः जो है प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, ये जो है ये गणतंत्रीय अवधारणा का जो से संबंध नहीं रखता है। तो अगर हम देखें गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथा गणतंत्रीय अवधारणा के ही क्या है? प्रारूप है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो किसे विधि का शासन का प्रमुख लक्षण बताया गया है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे शक्तियों का परिसीमन, इसके बाद विधि के समक्ष समता, इसके बाद अगर देखें तो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ये तीनों ही जो है ये विधि के शासन के क्या है? प्रमुख लक्षण है। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में के 3 लक्षण दिए। पहला, विधि की सर्वोपरिता।
इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो अगर स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। दूसरा उन्होंने जो बताया वो विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा विधिक भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो जो भी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल अपने आप में गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर क्या करती है, प्रभावकारी क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन मानेंगे, केवल दो ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीमित सरकार होगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ, तो हमें कुल मिला के ये चीज़ होती है, संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि संविधान अपनी सरकार के ऊपर कुछ संविधान में कुछ सीमा सीमित की जाती है, उनकी कुछ शक्तियों को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है, ताकि लोगों के, जनता के हितों पर किसी भी तरीके से उनकी शक्तियों का प्रभाव न पड़े। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सीमित सरकार क्या होता है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, अगर हम परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। कौन लगाता है, संविधान। किस पर, सरकार पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप किसे सबसे ज्यादा उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो आप अगर राज्य सबसे उपयुक्त व्याख्या जो है वो कौन सी है, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वो दूसरों की स्वतंत्रता को क्या करने लगते हैं, बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने के अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति को की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, तो मतलब सामाजिकता का मतलब क्या होता है, तो यही होता है कि विशेषाधिकारों का क्या है, अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव। मतलब समाज में समानता के होने का, समानता का मतलब क्या है कि सब समान है, यहाँ पे किसी को विशेषाधिकार नहीं है, तो विशेषाधिकार का क्या है, अभाव है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का क्या है, अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामान्य हैं। तो अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राज्य के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और चौथा ऑप्शन है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, राष्ट्रपति के पास क्या है, पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये कहाँ से, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था और भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच क्या है, ये विशेषता क्या है,
समान है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिका राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता का समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। तो ये चीज क्या है, अंतर लाती है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, और अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्षतः क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी हमको एक अंतर देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, और चौथा ऑप्शन है स्थानीय शासन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की क्या की है, पहचान की है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। तो कौन सी संस्था, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। तो सभी को क्या माना गया है, आवश्यक माना गया है विविधताओं में एकताओं को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है, उल्लेख है। तो कौन से अनुच्छेद में, 263 में। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। किसके द्वारा गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो योजनाओं के निर्माण के लिए और राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या की जाती है, गठन की जाती है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सभी बॉडीज जो हैं वो एक विविधताओं में एकता को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। तो ये कौन से दशक में हुआ, तो ये 1980 के दशक में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट्स के बारे में देखते हैं कि भारतीय झंडा समिति संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की क्या देता है, प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का क्या है, प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है।
चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 में है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में जो सफेद रंग है शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे जो हरी पट्टी है वो उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। तो किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया? तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया? तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप से स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है इसको पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 2050 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय गीत की, वंदे मातरम की, तो इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया था? गाया गया था। इसके बाद बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को क्या किया गया? अपनाया गया। चैत्र माह की बात करें, चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्ता गैंगेटिका, को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पाबो क्रिस्टेटस है, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी, तथा बाघ, वैज्ञानिक नाम जिसका पैंथेरा टाइड्रिस है, को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? वर्ष 2008 में। इसके बाद भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प और आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, या इसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में क्या किया? अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग कितना होता है? तो लगभग 52 सेकंड है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 52 सेकंड होता है, अभी हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमें हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसे क्या किया गया? अपनाया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? सर्वप्रथम स्वीकार किया था। एक्सप्लेनेशन देखें कि भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 क्या है? 2 है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2 अभी हमने देखा, तो ये भी क्या है? गलत है। तो अगर हम सही उत्तर देखें तो सही उत्तर कौन सा है? केवल एक ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। इसके बाद
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया है? अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है, जिसका नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस जो है उसका नाम है, जो अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कौन है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसके पहले हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कमल का जो साइंटिफिक नेम है वो निलंबो न्यूसीफेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सबको पता है मोर है, लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें इसका साइंटिफिक नेम पता चल होना चाहिए, तो नाम जो है वो क्या है? पाबो क्रिस्टेशस है। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो वो जो है वो न्याय का क्या है? प्रतीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं और यह न्याय का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के राष्ट्रीय ध्वज के में आरों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल गलत है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो गलत है। क्यों? कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च, और 1957 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो बस इतने ही प्रश्न हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब अगला सेशन जो हम नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।